मेरा नाम पायल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और बाहर से देखने वाले हर इंसान को हमारी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लोग कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे दिल में एक ऐसी बेचैनी घर कर गई थी, जिसका कारण मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मेरे पति राज का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वो हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करते थे। ऑफिस में क्या हुआ, किसे मिले, क्या प्लान है, सब कुछ मुझे बताते थे। लेकिन अब जैसे उनके और मेरे बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। मैं उन्हें बहुत ध्यान से नोटिस करने लगी थी, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की छोटी से छोटी आदत भी पहचान लेती है। और जब वही आदत अचानक बदल जाए तो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ आने लगता है। पहले जब भी उनका फ़ोन कहीं रखा होता तो वो ऐसे ही छोड़ देते थे, लेकिन अब जैसे ही फ़ोन टेबल पे रखते हैं तो स्क्रीन नीचे की तरफ करके रखते, ताकि कोई नोटिफिकेशन दिखाई ही ना दे। अगर मैं कभी गलती से उनका फ़ोन उठाने लगती तो वो तुरंत कह देते कि रहने दो, मैं खुद ही देख लूँगा। और अगर उसी फ़ोन पर कोई मैसेज आ जाता तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता। वो जल्दी से फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ चले जाते और फिर वापस ऐसे आते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं कई बार खुद को समझाती कि शायद मैं बेवजह ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं होता था। मैं एक कॉमर्शियल पायलट थी, इसीलिए मेरी नौकरी ऐसी थी जिसमें मुझे अक्सर अलग-अलग शहरों में और कभी-कभी दूसरे शहरों तक उड़ान भरनी पड़ती थी। कई बार 2 दिन तक तो कई बार 4-5 दिन तक मुझे घर से बाहर रहना पड़ता था। फिर फ्लाइट पूरी करके मैं वापस अपने शहर लौट आती थी और जितना समय मिलता वो पूरा अपने परिवार के साथ बिताती। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। उसमें मेरे पति राज, मेरे सास कविता और मेरे पिताजी थे। मेरी माँ कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसीलिए मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे। मैं जब भी छुट्टी पर होती उनसे मिलने मायके चली जाती थी और कुछ घंटे उनके साथ बिताकर फिर वापस अपने ससुराल आ जाती। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो, लेकिन अपने रिश्तों को कभी मत छोड़ना। और मैंने हमेशा उनकी इस बात को दिल से माना था। मैं अपने काम और अपने परिवार दोनों को बराबर समय देने की पूरी कोशिश करती थी। मुझे अपनी नौकरी से बहुत प्यार था। जब मैं आसमान में हजारों फीट ऊपर विमान उड़ा रही होती थी, तब मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में घर की चिंता भी बनी रहती थी। इसीलिए जैसे ही मेरी फ्लाइट खत्म होती, मैं जल्दी से जल्दी घर लौटने की कोशिश करती थी। पहले जब मैं घर आती थी तो राज दरवाजे पर मेरा इंतजार करते थे, मेरे हाथ से बैग लेते थे और मुस्कुराकर कहते थे कि बहुत याद आई तुम्हारी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब मैं दरवाजा खोलकर अंदर आती तो वो कभी फोन पर बिजी होते, कभी कमरे में बैठे रहते और बस इतना कह देते कि आ गई तुम। मैं मुस्कुराकर उनके पास चली जाती, लेकिन उनकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं कई बार उनसे पूछती कि सब ठीक तो है ना, तो वो हमेशा यही कहते कि हाँ सब ठीक है, तुम बेवजह सोचती रहती हो। मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन मेरा दिल हर बार यही कहता कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मेरी सास सविता भी पहले मेरे साथ ठीक ही रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका व्यवहार भी थोड़ा बदल गया था। वो अक्सर मुझे ताने देती रहती थी, कहती थी कि 4 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं गुजरी। पता नहीं हमारे नसीब में पोता पोती है भी या नहीं। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि मैं कभी भी उनसे बहस नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बड़े जो कह रहे हैं कहने दो। लेकिन सच तो ये था कि बच्चे की कमी मुझे भी महसूस होती थी। मैं भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन हमसे कभी इस बात को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। राज हमेशा कहते थे कि जब ऊपर वाला चाहेगा तब हो जाएगा। इसीलिए मैं भी खुद को समझा लेती थी। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी सास मेरे सामने कुछ और मेरे पीछे कुछ और करती है। कई बार ऐसा होता कि मैं अचानक किसी फ्लाइट से एक दिन पहले ही वापस आ जाती तो दोनों मुझे देखकर थोड़ा घबरा जाते। पहले मुझे लगता था कि शायद अचानक आने की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब ये बात बार बार होने लगी तो मुझे शक होने लगा। मैं जब भी रसोई में जाती, दोनों की बातें अचानक बंद हो जाती और जैसे ही मैं वहां से निकलती, फिर धीरे धीरे बात शुरू हो जाती। कई बार मैंने कमरे के बाहर से उनकी आवाज़ सुनी, लेकिन जैसे ही अंदर गई, दोनों बिल्कुल चुप हो गए।
मैंने कभी किसी पर शक करना नहीं सीखा था, इसीलिए मैं खुद को ही गलत ठहराती रहती थी। एक दिन मैं अपनी फ्लाइट से वापस आई तो बहुत थकी हुई थी। मैंने सोचा आज जल्दी आराम कर लूंगी। मैं अपने कमरे में गई तो देखा राज बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल काट दी। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि किससे बात कर रहे थे। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि ऑफिस का काम था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। रात को जब वो सो गए तो पहली बार मेरे मन में उनका फोन देखने का ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा अगर रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलता, इसीलिए मैंने फोन नहीं छुआ। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा उनका फोन उनके तकिए के नीचे रखा हुआ था। पहले वो ऐसा कभी नहीं करते थे। ये छोटी छोटी बातें मेरे मन को और बेचैन करने लगी। मैं अपनी नौकरी की वजह से मजबूत बन चुकी थी। मुश्किल हालत में भी फैसले लेना जानती थी, लेकिन अपने ही घर में चल रही इस अजीब सी दूरी का सामना करना मेरे लिए सबसे मुश्किल हो रहा था। मैं हर दिन यही उम्मीद करती थी कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हर नया दिन मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा कर देता था। मेरी सास का व्यवहार भी अब कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा था। अगर मैं राज के साथ कहीं बाहर जाने की बात करती तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें रोक लेती थी। कभी कहती कि तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहती कि घर का काम है, और राज भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो मेरे लिए समय निकाल ही लेते थे, लेकिन अब जैसे ही मेरी जगह धीरे धीरे किसी और चीज़ ने ले ली थी। मैं कई रातें जाकर यही सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। क्या मेरी नौकरी की वजह से हमारे बीच दूरी आ गई है? क्या उन्हें मेरा बार बार बाहर जाना पसंद नहीं है, या फिर सच में कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मैं हर सवाल का जवाब ढूंढना चाहती थी, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना भी सही नहीं है। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ध्यान से सब कुछ देखूंगी, समझूंगी और सही समय आने का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो एक दिन सब कुछ खुद ब खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और उस दिन मुझे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दिल उस दिन बहुत घबराया हुआ था। हर बार की तरह मैं सुबह समय पर एयरपोर्ट पे पहुंची। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ फ्लाइट से पहले की ब्रीफिंग की, सभी जरूरी जांच पूरी की और फिर अपने यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया। बाहर से मैं हमेशा की तरह शांत और प्रोफेशनल दिख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन बार बार घर की तरफ जा रहा था। उड़ान पूरी होने के बाद मैं वापस अपने शहर लौटी, और इस बार लगातार कई दिनों की ड्यूटी के बाद मुझे पूरे 5 दिनों की छुट्टी मिली थी। इसीलिए मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि अब मैं आराम से अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी, राज के साथ कहीं बाहर जाऊंगी, अपनी सास के साथ बैठकर बातें करूंगी, और इतने दिनों की थकान भी उतर जाएगी। लेकिन घर लौटने के बाद भी मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई जिसकी मैं उम्मीद करके आई थी। राज का वही बदला हुआ व्यवहार अभी भी वैसा ही था। वो पहले की तरह मुझसे खुलकर बातें नहीं कर रहे थे। उनका फ़ोन हर समय उनके हाथ में रहता था। अगर मैं उनके पास बैठती तो वो फ़ोन पलट कर रख देते, और जैसे ही स्क्रीन पे कोई मैसेज आता वो तुरंत उसे पलकर पढ़कर फ़ोन जेब में रख लेते। कई बार मैं उनसे पूछती कि किसका मैसेज है, तो वो हंसकर कहते कि ऑफिस का काम है, तुम बिना हर बात पर सवाल करती रहती हो। मैं चुप हो जाती, क्योंकि मैं बिना वजह लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में उठ रहे सवाल हर दिन और गहरे होते जा रहे थे। पहले जब मैं फ्लाइट से लौटती तो रात जल्दी घर आ जाती ताकि हम लोग साथ में बैठकर खाना सके, लेकिन अब वो अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहने लगे थे। मैं उनके आने का इंतजार करती रहती, खाना गर्म करती, फिर ठंडा हो जाता, दोबारा गर्म करती, लेकिन वो नहीं आते थे। जब रात काफ़ी हो जाती तब दरवाज़ा खुलता और वो थके होने का बहाना बनाकर सीधे कमरे में चले जाते। मैं पूछती कि खाना खा लो, तो कहते कि ऑफिस से खा लिया था। मैं बस उन्हें देखते रह जाती। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। एक रात तो मैंने घड़ी देखा, लगभग 11:30 बज चुके थे। मैं सोफे पे बैठे उनका इंतजार कर रही थी। फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। करीब आधे घंटे के बाद उनका मैसेज आया, लिखा था कि मीटिंग में हूँ, देर हो जाएगी, तुम सो जाओ।
उस एक छोटे से मैसेज ने मेरे मन में और भी बेचैनी भर दी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले 2 दिन भी लगभग यही सब चलता रहा और फिर एक सुबह मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। उस समय सुबह का वक्त था। मैं रोज की तरह किचन में खड़ी चाय बना रही थी। सासू माँ हॉल में बैठी टीवी देख रही थी और राज तैयार होकर ऑफिस जाने की जल्दी में थे। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने गैस धीमी की और फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर मेरे डैड के मैनेजर का नाम लिखा हुआ था। इतनी सुबह उनका फोन देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो कभी बिना वजह फोन नहीं करते थे। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की और घबराकर पूछा, हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप इतनी सुबह फोन क्यों कर रहे हैं? उधर से उनकी घबराई हुई आवाज आई, मैडम आप जितनी जल्दी हो सके अपने घर आ जाइए। सर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उनकी डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। बार बार चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ जल्दी पहुंच जाइए। उनकी बात सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट ही गया था। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई, फिर खुद को संभालते हुए भागकर कमरे में गई जहां राज अपना बैग लेकर निकलने वाले थे। मैंने घबराकर कहा, राज जल्दी चलो, डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है, हमें अभी निकलना होगा। मुझे उम्मीद थी कि वो बिना एक पल गवाए मेरे साथ चल पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, उसे मैं किसी भी हालत में कैंसिल नहीं कर सकता। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे कुछ सेकंड के लिए यकीन ही नहीं हुआ। मैंने फिर कहा, राज प्लीज, वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी डैड है, जैसे हैं उनकी हालत बहुत खराब है, तुम सिर्फ आज मेरे साथ चलो। लेकिन उन्होंने अपनी घड़ी देखी और बोले, पायल मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है, तुम ड्राइवर के साथ निकल जाओ, मैं फ्री होकर आ जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया और बिना मेरी तरफ दोबारा देखे घर से बाहर निकल गए। मैं दरवाजे पे खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उस समय मेरे अंदर गुस्सा भी था, दुख भी था और हैरानी भी, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैंने हमेशा सब कुछ किया, आज उसे मेरी सबसे बड़ी परेशानी में भी मेरे साथ खड़े होने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि वो ऑफिस जा रहे थे, दुख इस बात का था कि उनके लिए उनकी मीटिंग मेरी मजबूरी और मेरे पिता की जान से ज़्यादा जरूरी थी। मैंने किसी तरह अपने आंसू रोके जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े बदले, बैग उठाया और खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी सास ने भी बस इतना पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि डैड की तबीयत खराब है, तो उन्होंने बिना किसी चिंता के सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा, और फिर अपने काम में लग गई। मुझे उस समय किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकली। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी निकाल चुका था। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई और गाड़ी मेरे मायके की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरी नज़र खिड़की के बाहर थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ डैड की तस्वीर घूम रही थी। मेरे डैड शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। शहर में उनकी कई कमर्शियल बिल्डिंग्स, कई प्लॉट, कई प्रोजेक्ट और करोड़ों का फैला हुआ कारोबार था। हजारों लोग उनकी कंपनी में काम करते थे, लेकिन इतनी बड़ी पहचान बनाने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनका सपना था कि एक दिन मैं उनकी कंपनी संभालूं, उनके साथ बैठकर बिजनेस सीखूं और आगे चलकर उनकी मेहनत को और आगे बढ़ाऊं। लेकिन बचपन से ही मेरा सपना अलग था। मुझे आसमान से प्यार था, मुझे जहाज उड़ाना था। मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब मैंने उन्हें पहली बार कहा था कि पापा मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर सपना देखा है तो उसे पूरा भी करना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उन्हीं की वजह से मैं आज एक कमर्शियल पायलट बन गई थी। शादी के बाद भी उन्होंने कभी मुझ पर बिजनेस संभालने का दबाव नहीं डाला। वो अकेले ही सुबह से रात तक कंपनी का सारा काम देखते रहे, मीटिंग करते रहे, साइट विजिट करते रहे, नए प्रोजेक्ट शुरू करते रहे। लेकिन शायद यही लगातार काम का दबाव उनकी सेहत पर भारी पड़ने लगा था। उन्हें कई सालों से डायबिटीज़ थी। डॉक्टर बार बार आराम करने की सलाह देते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि अभी बहुत काम बाकी है, आराम बाद में कर लूँगा। और आज वही काम उनके शरीर पर इतना भारी पड़ गया था कि उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई थी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन उन आंसुओं के बीच एक और बात बार बार मेरे दिल को चुभ रही थी।
मैं यही सोच रही थी कि मेरे डैड इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो सब काम छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन आज जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मेरा अपना पति सिर्फ एक मीटिंग का बहाना बनाकर मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। क्या सच में उसकी मीटिंग इतनी ज़रूरी थी, या फिर उनके लिए अब मैं और मेरा परिवार किसी मायने नहीं रखते थे? यही सवाल बार बार मेरे दिल में उठ रहा था, और जितना मैं उसके बारे में सोच रही थी उतना ही मेरा मन उसके बदले हुए व्यवहार पर और ज़्यादा शक करने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि राज सिर्फ मुझसे दूर नहीं हो रहा था, बल्कि धीरे धीरे मेरे हर दुख और हर जिम्मेदारी से भी खुद को अलग करता जा रहा था। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में मेरे सामने ऐसे सच आने वाले हैं जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। यही सब सोचते सोचते आखिरकार मैं अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी घर के अंदर गई, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी और बिना किसी से कुछ कहे सीधे डैड के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने देखा डैड बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पे पहले जैसी चमक नहीं थी, वो बहुत ही कमजोर लग रहे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं तुरंत उनके पास जाकर बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और घबराकर बोली, डैड ये सब क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपकी तबीयत कई दिनों से खराब थी तो आपने मुझसे छिपाया क्यों? मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, वहाँ अच्छे से अच्छे इलाज होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डैड हल्का सा मुस्कुराया, बोले, पायल बेटा इतनी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दवाइयाँ खा लूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी बात मानने वाली नहीं थी। मैं बचपन से ही उन्हें जानती थी। जब भी उन्हें तकलीफ होती थी वो हमेशा यही कहते थे कि मैं ठीक हूँ, ताकि किसी को परेशानी ना हो। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं डैड, इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अभी तुरंत हॉस्पिटल चलेंगे, आप मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। उन्होंने फिर मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने तुरंत उनके मैनेजर को बुलाया, घर के 2 लोगों को भी साथ में लिया और बड़ी मुश्किल से डैड को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई। रास्ते भर में उनके पास बैठी रही और बार बार उनका हाथ पकड़कर पूछती रही कि कहीं ज़्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही। वो बार बार मुझे देखते और कहते कि मैं ठीक हूँ बेटा, तू परेशान मत हो। लेकिन उनके चेहरे की थकान साफ बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। अस्पताल पहुंचते ही हमारे फैमिली डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत अंदर लिया। उनका ब्लड शुगर चेक किया गया, ब्लड प्रेशर देखा गया और कई जरूरी टेस्ट किए गए। डॉक्टरों के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि पायल, सर की डायबिटीज काफ़ी बढ़ गई है, कमजोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर समय पर अस्पताल नहीं लाए जाते तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। फिलहाल हम उन्हें एडमिट कर रहे हैं। इन्हें पूरा आराम चाहिए, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कुछ दिनों तक लगातार निगरानी में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मुझे राहत भी थी कि मैं समय पर उन्हें अस्पताल ले आई थी। अगले कई घंटों में उनके कमरे के बाहर बैठी रही। कभी नर्स आती, कभी डॉक्टर आते, कभी कोई रिपोर्ट आती। मैं बस ऊपर वालों से प्रार्थना करती रहती कि मेरे डैड जल्दी से ठीक हो जाएं। उन्हें समय समय पर इंसुलिन दिया जाने लगा, दवाइयाँ शुरू हो गई। हर कुछ घंटों में उनका शुगर लेवल चेक किया गया, ब्लड प्रेशर देखा जाता और उनकी जांच भी होती रहती। मैं एक पल के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं गई। मैंने अपनी सारी छुट्टियां वहीं उनके साथ बितानी शुरू कर दी। रात को भी मैं उनके कमरे के पास ही बैठी रहती। अगर वो उठते तो मैं तुरंत पानी देती, दवा देती और उनसे बातें करती, ताकि उनका मन लगा रहे। कई बार वो कहते कि बेटा तू घर चली जा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं मुस्कुराकर कहती कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगी। 2-3 दिन बाद उनकी हालत पहले से कुछ बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन आराम बहुत ज़रूरी है, किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। मैंने राहत की सांस ली और डैड को लेकर वापस घर आ गई। घर आने के बाद भी मैं हर समय उनका ध्यान रखती, समय पे दवा देती, खाना खिलाती और उन्हें ज़्यादा काम करने से रोकती रहती। हालांकि उनकी तबीयत पहले से ठीक थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं 2-3 दिन और यहीं रहूंगी, उसके बाद ही ससुराल वापस जाऊंगी। उस समय मेरे मन में यही चल रहा था कि शायद राज भी अब तक एक बार तो मुझे फ़ोन करके पूछेगा ही कि डैड कैसे हैं। लेकिन इतने दिन बीत गए थे, उसने सिर्फ एक बार औपचारिक सा मैसेज किया था और फिर चुप हो गया था। मैंने सोचा कि शायद ऑफिस के काम में व्यस्त होगा,
इसीलिए मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसी दिन दोपहर को डैड के कमरे में उनके पास बैठी थी। हम दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी नीचे से एक नौकरानी ने आवाज़ लगाई, मैडम आपका सामान आया है। मैंने सोचा कि शायद राज ने मेरे कुछ कपड़े भेज दिए होंगे, क्योंकि मैं जल्दी से आई थी और ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई थी। मैं नीचे चली गई। वहाँ एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था, उसके पास एक फाइल भी रखी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सूटकेस देखा, फिर वो फाइल उठाई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जैसे ही मैंने फाइल खोली, मेरी आंखें वहीं ठहर गई, मेरे हाथ कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस फाइल के अंदर तलाक के कागज़ रखे हुए थे। उन कागज़ों पर राज के साइन पहले से ही मौजूद थे। कुछ पल तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बार बार उन कागज़ों को देख रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगे। आखिर ये सब कब हुआ, क्यों हुआ, किस बात की सजा मुझे दी जा रही थी? मैं अभी कुछ दिन पहले ही तो घर से निकली थी, फिर अचानक ये फैसला कैसे हो गया? मैं कांपते हाथों से तुरंत अपना फ़ोन निकाला और राज को कॉल किया। पहली बार उसने कॉल नहीं उठाई। मैंने दोबारा की, फिर तीसरी बार की, लेकिन उसने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने लगातार कई कॉल्स कर दिए। काफ़ी देर बाद आखिरकार उसने फ़ोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ में न कोई अपनापन था, न कोई चिंता। उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा कि हाँ बोलो। मैंने घबराकर पूछा, राज ये क्या है? ये तलाक के कागज़ मेरे पास कैसे आए? उसने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा कि हाँ, ये डिवोर्स पेपर हैं। मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, अब तुम भी साइन कर दो और हम दोनों इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अब तुम्हें उस घर से वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसकी बात खत्म होते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैं कुछ पल तक बिल्कुल वहीं खड़ी रह गई। मेरे कानों में सिर्फ उनकी आखिरी बात गूंज रही थी, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। 4 साल का रिश्ता उसने सिर्फ कुछ सेकंड में ख़त्म कर दिया था, बिना मुझसे बात किए, बिना कोई वजह बताए, बिना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी पल मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा अब ये डैड पहले से ही बीमार है, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपने आंसू पोंछे, वो फाइल उठाई, अपना सामान लिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मैं बिस्तर पे बैठ गई और पिछले कुछ महीनों की हर बात मेरे सामने आने लगी। राज का बदला हुआ व्यवहार, उनका देर रात तक घर से बाहर रहना, फ़ोन छुपाना, मुझसे दूरी बनाना, हर समय कोई ना कोई बहाना बनाना। अब मुझे लगने लगा था कि ये सब अचानक नहीं हुआ था, ये सब तो बहुत पहले ही चल रहा था और मैं अपनी नौकरी और अपने भरोसे की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब भी मुझे सबसे बड़ा सवाल यही परेशान कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी? मैंने तो हमेशा उनका साथ दिया था, उनकी माँ का सम्मान किया, इस घर को अपना घर माना, फिर भी उसने मुझे एक बार बात करने के लायक भी नहीं समझा। मैं इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, तभी मुझे उस घर के खास इंसान की याद आई। वो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी थी, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ नौकरानी नहीं थी। 4 सालों से उसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया था। मैं भी हमेशा उनका सम्मान करती थी, इसीलिए वो भी मुझसे दिल से जुड़ी हुई थी। मुझे लगा अगर घर में सच में कुछ चल रहा है तो शायद वही मुझे सही बात बता सकती है। मैंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया। उसने खुशी से मेरा फ़ोन उठाया। मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे पूछा, घर में सब ठीक है ना, क्या चल रहा है? उसने भी बिना किसी शक के बताया कि सर तो ऑफिस गए हुए हैं और बड़ी मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही हैं। मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी को हमारे बारे में शक हो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखो, जैसे भी हो मुझे घर की हर छोटी बड़ी बात बताना। मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आऊँगी। अगर घर में कुछ भी अलग लगे तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। उसने बिना कोई सवाल किए कहा कि ठीक है मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको सब बताती रहूँगी। मैंने उनका धन्यवाद किया और फ़ोन रख दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, और शायद ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी मेरे सामने ऐसे कई सच आने बाकी थे जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं बहुत देर तक अपने कमरे में अकेली बैठी यही सोचती रही कि क्या मुझे ये सारी बातें डैड को बता देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत याद आई, मेरा मन बदल गया। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना है।
इसीलिए मैंने फैसला किया कि अभी उनसे कुछ नहीं कहूँगी। पहले उनकी सेहत ठीक हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी नौकरी से कुछ और दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि इस समय मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात अपने टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई जानना था। मैं बार बार खुद से यही सवाल करती रही, आखिर ऐसा क्या हो गया कि राज ने मुझसे बिना एक बार बात किए तलाक तक का फैसला कर लिया। आखिर उसने मेरा सामान घर से बाहर क्यों भिजवा दिया? आखिर उसने मुझे अपने ही घर से निकालने की इतनी जल्दी क्यों दिखाई? मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था और मैं बिना सच जाने बिल्कुल भी हार मानने वाली नहीं थी। मैं अब छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं धैर्य रखूं तो एक दिन सच खुद सामने आ जाएगा। उसी दिन दोपहर का समय था। मैं हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। डैन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा मेरी वही भरोसेमंद नौकरानी का फोन था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था। मैंने तुरंत फोन उठाया। उसकी आवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैडम मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ? उसने कहा, मैडम आज सर किसी दूसरी मैडम को घर लेकर आए थे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनसे शादी भी कर ली है। बड़ी मालकिन ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, बिल्कुल वैसे जैसे घर में एक नई बहू का स्वागत किया जाता है। आरती उतारी गई, मिठाई खिलाई गई और घर के लोग भी उन्हें नई बहू कहकर बुला रहे हैं। मैडम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके रहते हुए सर दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा था उससे मुझे पहले ही शक हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा कि उनसे मुझे तलाक के कागज भेज दिए हैं। उसने कुछ पल तक चुप रहकर कहा, मैडम आप क्या कर रही हैं? क्या सच में? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने उन कागजों पे साइन ही नहीं किए हैं। जब तक अदालत से कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसे में अगर उसने दूसरी शादी की है तो ये बिल्कुल गलत है। उसने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब उसे कानून के सामने देना होगा। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैडम आप बिल्कुल हिम्मत रखिए, मैं हर घर में जो भी होगा सब आपको बताती रहूंगी। मैंने उसका धन्यवाद किया और फोन रख दिया। लेकिन उस दिन के बाद मेरे मन का दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अब मैं रो नहीं रही थी, अब मैं सोच रही थी कि आखिर राज ने ये सब क्यों किया। आखिर उसे मुझसे इतनी नफरत कब हो गई। अगले एक दिन मैं पूरी तरह डैड के साथ रही। मैं उन्हें समय पे दवा देती, खाना खिलाती, उनके साथ बैठकर बातें करती ताकि उनका मन लगा रहे। वो धीरे धीरे पहले से बेहतर महसूस करने लगे थे, लेकिन उनकी कमजोरी अभी भी साफ दिखाई देती थी। एक दिन मैं उनके कमरे में बैठी, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, तुम अपने घर नहीं गई और राज का अभी तक कोई फोन नहीं आया, क्या सब ठीक है ना? उनके सवाल ने मेरे दिल पर जैसे चोट कर दी। मैं कुछ पल तक चुप रही। मैंने बहुत कोशिश की कि बात बदल दूं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकती थी। उन्होंने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया था और आज मैं उनसे सच छिपा रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, डैड राज ने मेरा सामान यहाँ भिजवा दिया है और उसने तलाक के कागज़ भी भेज दिए हैं। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया, उनकी सांसें तेज चलने लगी। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत उन्हें पानी पिलाया, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि डैड आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आपकी बेटी बहुत मजबूत है, मुझे किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना चुकी हूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं पाए। मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरी चिंता अब दुख से भी ज़्यादा हो रही है। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद बाहर आ गई, लेकिन मेरे मन में अब एक ही बात थी कि मुझे हर सच जानना है। उसी शाम फिर मेरी नौकरानी का फ़ोन आया। इस बार उसकी आवाज़ और भी धीमी थी। उसने कहा, मैडम मुझे आज फिर बहुत ज़रूरी बात पता चली है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आज सर वो और नई मैडम दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं बाहर सफाई कर रही थी, तभी उनकी बातें मेरे कानों में पड़ गई। वो लोग किसी ज़मीन की बात कर रहे थे। सर कह रहे थे कि कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब नए बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। वो लोग एक नई कंपनी खोलने वाले हैं और वो कंपनी उस नई मैडम के नाम पर होगी। उसका नाम रिया क्लॉथ फैक्ट्री रखा जाएगा। वो लोग कह रहे थे अगर पैसा मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा।
उसकी बात सुनते ही मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया, क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक एक बात जुड़ती जा रही थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि आखिर ये पूरा खेल क्या था, और राज का बदला हुआ व्यवहार, उसका फ़ोन छिपाना, देर रात घर से बाहर रहना, मुझसे दूरी बनाना, हर समय गुस्सा करना और फिर अचानक तलाक भेज देना, ये सब किसी एक दिन का फैसला नहीं था। ये बहुत पहले से बनाई गई योजना थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि उसका उस लड़की के साथ काफ़ी समय से रिश्ता चल रहा था। मैं जब भी उससे पूछती कि वो देर क्यों आते हैं या फ़ोन क्यों छिपाता है, तो वो मुझ पर ही गुस्सा कर देता था। मैं सोचती थी कि शायद ऑफिस का तनाव होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। वो ऑफिस नहीं, बल्कि उसी लड़की से मिलने जाता था, और मैं अपने भरोसे में सब कुछ नज़रअंदाज करती रही। तभी अचानक मुझे एक पुरानी बात याद आई, जिसने मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ा दी। मुझे याद आया, एक रात मैं लगातार कई फ्लाइट पूरी करके बहुत थकी हुई घर लौटी थी, और राज उसी दिन मेरे लिए खुद पानी लेकर आया था। उसने बहुत प्यार से कहा था, पायल, मैं हमारे भविष्य के लिए एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कुछ कागज़ तैयार किए गए हैं, बस यहाँ साइन कर दो। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने बिना पढ़े उन कागज़ों पर साइन कर दिए थे। उसने कहा था कि बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम आराम करो, और मैं खाना खाकर सो गई थी। उसी समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिन कागज़ात पर मैं भरोसे से साइन कर रही हूँ, वही एक दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएंगी। अब सारी बातें साफ होने लगी थी। मैं कई सालों से कमर्शियल पायलट के रूप में काम कर रही थी, अपनी मेहनत से अच्छी कमाई की थी। मैंने कभी अपनी कमाई फिजूल खर्च नहीं की, धीरे धीरे पैसे बचाए और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने नाम पर करीब 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ थी। उस ज़मीन पर मुझे बहुत गर्व था, क्योंकि वो किसी की दी हुई नहीं, बल्कि मेरी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि उसी रात जिन कागज़ों पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, उनमें शायद उसी ज़मीन के कागज़ भी शामिल थे। राज ने चालाकी से वो ज़मीन अपने नाम करा ली थी, ताकि भविष्य में उसे जब चाहे बेच सके या गिरवी रख सके, और उसे मेरे किसी साइन या मेरी इजाज़त की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मुझे उसके हर कदम का मतलब समझ आने लगा था। राज एक बड़ी आईटी कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी कई बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट तैयार करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी। कई बड़े क्लाइंट्स ने अपने प्रोजेक्ट रद्द कर दिए थे, कुछ लोगों ने समय पर भुगतान नहीं किया था, नए प्रोजेक्ट भी पहले जैसे नहीं रहे थे। कंपनी की आमदनी कम होती जा रही थी, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया और बाकी खर्च लगातार बढ़ते जा रहे थे। शायद यही वजह थी कि उसे बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, और मेरी ज़मीन उसे सबसे ज़्यादा आसान, सस्ता रास्ता लगी थी। दूसरी तरफ मेरी सास भी हमेशा मुझे बच्चा न होने के लिए ताने देती रहती थी। वो अक्सर राज के सामने भी यही बात दोहराती थी कि 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। धीरे धीरे शायद उन्होंने भी राज के मन में मेरे खिलाफ बातें भरनी शुरू कर दी थी, और आज फिर राज ने अपने फायदे के लिए दो बातें एक साथ सोच ली। एक तरफ वो उस लड़की के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, और दूसरी तरफ मेरी करोड़ों की जमीन भी अपने नाम करवाना चाहता था, ताकि अपने नुकसानों में डूबते बिजनेस को बचा सके। अब मेरे सामने सारी तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरे प्यार का इस्तेमाल किया और मेरी मेहनत की कमाई पर भी नजर रखी थी। लेकिन अब मैं पहले वाली पायल नहीं रही थी। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं बिना लड़े पीछे नहीं हटूंगी। जिसने मुझे धोखा दिया, उसे उसके हर गलत काम का हिसाब देना पड़ेगा, और मेरी लड़ाई सिर्फ अपने रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान के लिए थी। मैं उसी दिन हमारे फैमिली वकील संजय से मिलने का फैसला किया और बिना समय गंवाए उनके ऑफिस पहुंच गई। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, लेकिन मेरी हालत को देखकर ही उन्हें समझ आ गया था कि मैं बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और शुरू से लेकर आखिरी तक उन्हें पूरी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि राज ने बहुत सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ मेरे साथ ये सब किया है। पहले उसने प्यार और भरोसे का फ़ायदा उठाकर मुझसे कागजात पर साइन करवाए। उस समय उसने कहा था कि यह सिर्फ बिजनेस से जुड़ी जरूरी कागज़ है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्हीं कागजों का इस्तेमाल करके उसने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश की, क्योंकि उसके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अपना लालच पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे 4 साल पुराने रिश्ते को भी
कोई कीमत नहीं समझी। मैंने उन्हें ये भी बताया कि हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी और इसी दौरान उनका किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया था। वो लड़की भी उनके हर गलत काम में उनका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ पूरी साजिश रची ताकि मुझे रास्ते से हटाकर मेरी प्रॉपर्टी और पैसे पे कब्जा किया जा सके। मैंने आगे कहा कि जिस समय मेरे पिताजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और मैं दिन रात उनकी चिंता में अस्पताल के चक्कर लगा रही थी, उसी समय राज ने मेरे घर पर मेरा सामान और तलाक के कागज भिजवा दिए ताकि मैं मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाऊं और बिना कुछ समझे उनकी हर बात मान लूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने पास मौजूद हर जरूरी बात उन्हें बताई, हमारे बीच हुई बातचीत के मैसेज, बैंक से जुड़ी जानकारी, जितने भी कागज मेरे पास थे मैंने सब उनके सामने रख दिए। वकील संजय पूरे ध्यान से मेरी एक एक बात सुनते रहे। बीच में उन्होंने मुझे कहीं नहीं रोका। जब मैं अपनी बात पूरी कर चुकी थी तो उन्होंने कुछ देर उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अगर तुम्हारी बताई हुई बातें सही है और उन्हें साबित करने के लिए हमारे पास जरूरी सबूत है, जैसे दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, मैसेज कॉल रिकॉर्ड या दूसरे साक्ष्य, तो कानून में इसका जवाब देने के कई रास्ते मौजूद है। सबसे पहले हम राज की तरफ से भेजे गए तलाक के कागजों का कानूनी जवाब तैयार करेंगे ताकि अदालत के सामने तुम्हारा पक्ष पूरी मजबूती से रखा जा सके। उसके बाद अगर ये साबित होता है कि प्रॉपर्टी धोखे, गलत जानकारी या फर्जी तरीके से अपने नाम कराने की कोशिश की गई है तो उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्हें आगे कहा कि हम राज और उस लड़की दोनों को एक विस्तृत लीगल नोटिस भेजेंगे जिसमें उसने पूरे मामले का जवाब मांगा जाएगा। कथित धोखेधड़ी से जुड़े सभी कदम वापस लेने की मांग की जाएगी और ये भी साफ लिखा जाएगा कि अगर तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कानूनी के अनुसार उचित दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने मुझे समझाया कि किसी भी मामले में अदालत सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से फैसला करती है, इसीलिए अब सबसे जरूरी काम ये है कि जितने भी सबूत मिल सकते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। कोई भी मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल, बैंक की जानकारी या दूसरे दस्तावेज गलती से भी डिलीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही चीजें सबसे मजबूत आधार बन सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब से राज या उनके किसी जानने वालों से बिना सोचे समझे कोई भी बातचीत मत करना। अगर कभी बात करनी भी पड़े तो सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेकर ही करना। उनकी हर बात सुनते हुए मेरे मन का डर धीरे धीरे अब कम होने लगा, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे कानून की पूरी जानकारी है और जो सच को सही तरीके से अदालत तक पहुँचाना जानता है। मैं अब तक सिर्फ अपने दर्द और धोखे के बारे में सोच रही थी, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इंसान सच के साथ खड़ा रहे और हिम्मत न हारे तो मुश्किल से मुश्किल हालत का सामना भी किया जा सकता है। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वकील संजय से कहा कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। जिसने मेरे भरोसों को तोड़ा है, जिसने मेरे पिता की बीमारी तक का फायदा उठाया, जिसने मेरे रिश्ते और मेरी भावनाओं को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, उसे उसके किए का जवाब कानून के सामने देना ही होगा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर भरोसा दिलाया कि अब हर कदम कानून के दायरे में रखकर ही उठाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि तुम्हारे अधिकारों की रक्षा हो और सच अदालत के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा रखा जा सके। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर फिर से हिम्मत लौट आई। मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब मेरी असली लड़ाई शुरू होने वाली है। और इस बार मैं डरकर पीछे हटने वाली नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान और अपने अधिकार और सच के लिए आखिरी सांस तक डटकर खड़ी रहने वाली थी। लेकिन लीगल नोटिस भेजने से पहले मैंने एक बार खुद जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना जरूरी समझा। मैं किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। मैं खुद जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पीछे वह क्या क्या बदल चुका है और किस तरह मेरी निगाह, मेरी नज़र, मेरी जगह किसी दूसरे को दे दी गई है। अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग उठाया, आंखों पे चश्मा लगाया ताकि रास्ते में कोई मुझे आसानी से पहचान न सके, और सीधे राज के घर की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि ये वही घर था जहां मैंने अपनी शादी के 4 साल बिताए थे, जहां मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश की थी। लेकिन आज उसी घर में मैं एक अजनबी की तरह जा रही थी। कुछ देर बाद मैं घर के बाहर पहुंची। मैंने गहरी सांस ली और डोरबेल बजा दी। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला और सामने रिया खड़ी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने उसकी तरफ देखा और बिना डरे कहा, पायल, पर तुम बताओ कि तुम कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली। इतना कहकर मैं उसे हल्का सा हटाकर सीधे घर के अंदर चली गई। मेरी आवाज़ सुनकर राज और उसकी माँ भी बाहर आ गई। मुझे देखकर दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राज गुस्से में बोला, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अब इस घर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पूरे हॉल में नजर घुमाने लगी। मेरी आंखें वहीं जाकर रुक गई जहाँ कभी हमारी शादी की बड़ी सी तस्वीर लगी रहती थी। वो तस्वीर वहां से हट चुकी थी और उसकी जगह राज और रिया की नई तस्वीर लगा दी गई थी। सोफे के कवर बदल चुके थे, खिड़कियों के पर्दे बदल चुके थे, घर का पूरा सामान भी अलग तरीके से सजा हुआ था। जहाँ कभी मेरी पसंद की चीजें हुआ करती थी, अब वहाँ रिया का सामान रखा हुआ था। मेरे लिए वो पल किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और चुपचाप आगे बढ़ गई। फिर मैं अपने पुराने कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। अलमारी में अब रिया के कपड़े रखे थे, ड्रेसिंग टेबल पर उसका मेकअप रखा हुआ था, बिस्तर की चादर बदल चुकी थी। कमरे में मेरी मौजूदगी का एक भी निशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी इस घर का हिस्सा कभी भी रही ही नहीं थी। कुछ पल के लिए मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने अपने आंसू वहीं रोक लिए, क्योंकि मैं वहां रोने नहीं बल्कि सच देखने आई थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पूरे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ताकि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था उसका रिकॉर्ड मेरे पास रहे। तभी राज तेज कदमों से मेरे पास आया और गुस्से में बोला, ये सब क्या तमाशा कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? बंद करो ये वीडियो बनाना और अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पुलिस जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारे बुलाने पे नहीं, मेरे बुलाने पर। और जब आएगी तो तुम ही जवाब देते नजर आओगे। बस तुम देखते जाओ, मैं अब कानून के जरिए इस पूरे मामले का जवाब दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। तभी मेरी सास भी वहां आ गई और गुस्से से बोली, तुम हमें धमकी दे रही हो? आखिर तुमने आज तक मेरे बेटे के लिए किया ही क्या है? अगर उसने तुम्हारे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली तो उसमें गलत क्या है? तुम उसे कभी बाप बनाने की खुशी नहीं दी, ऊपर से हमेशा अपनी नौकरी में लगी रहती थी, घर से बाहर रहती थी। तुमने इस घर को कभी अपना घर माना ही नहीं है। हमने 4 साल तक तुम्हें झेला है। अब जब हमारा बेटा अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहता है तो तुम फिर से उसकी जिंदगी में आ गई हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैंने खुद को कमजोर होने नहीं दिया। तभी राज भी बोला, हाँ, तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है? मैं अब अपनी जिंदगी में रिया के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ खुशी के पल बिताना चाहता हूँ, इसीलिए हमें परेशान करना बंद करो। मैंने धीरे से अपनी सास की तरफ देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ जी, आप कह रही थी कि मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है? जब राज के बिजनेस में नुकसान होता था तब पैसे कौन देता था? जब कंपनी को संभालने के लिए जरूरत पड़ती थी तो अपनी सैलरी से मदद कौन करता था? इस घर के खर्चों में मैंने बराबर का साथ दिया है। इस घर में जो पैसे लगा उसमें मेरा भी हिस्सा था। अगर मैं नौकरी करती थी तो क्या उस पैसे से इस घर का फायदा नहीं होता था? क्या मैंने आपके इलाज के लिए पैसे नहीं दिए? क्या मैंने कभी आपकी किसी जरूरत को मना किया है? मैंने कभी आपकी सेवा करने से इनकार किया है? मैंने कभी आपको माँ कहकर सम्मान नहीं दिया? क्या मैंने कभी आपको माँ कहकर सम्मान नहीं दिया? क्या मैंने इस घर को अपना घर नहीं समझा? मेरी बातें सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से अब आंसू आ चुके थे, लेकिन मेरी आवाज अभी भी मजबूत थी। मैंने आगे कहा, मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी आप सच का साथ देंगी, लेकिन आज आप भी उसी इंसान के साथ खड़ी है जिसने अपने मतलब के लिए रिश्ते तक को बेच दिया। मैंने फिर राज की तरफ देखा और कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने मेरे भरोसे, मेरी इज्जत और हमारे रिश्ते के साथ धोखा किया है, और अब तुम्हें तुम्हारे हर काम का जवाब कानून के सामने देना होगा। मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर मैंने अपना फोन अपने बैग में रखा और बिना किसी की तरफ देखे वहां से बाहर निकल आई। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ने का हौसला था। मैं सीधे घर वापस आ गई। उधर शाम होते होते हमारी फैमिली वकील संजय की तरफ से तैयार किया गया विस्तृत लीगल नोटिस राज और रिया दोनों के पते पर पहुंच चुका था। उसमें पूरे मामले पर उनका जवाब मांगा गया था और ये भी साफ लिखा गया था कि यदि तय समय के भीतर उचित
उत्तर नहीं दिया गया तो कानून के अनुसार आगे की दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। जब राज ने वो नोटिस पढ़ा तो पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस लड़की को उसने कमजोर समझकर धोखा दिया था, अब वही सच और कानून के साथ उसके सामने मजबूती से खड़ी थी। जैसे ही राज के हाथ में लीगल नोटिस पहुंचा, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लूंगी। उसे हमेशा यही लगता था कि मैं डर जाऊंगी, रोऊंगी और चुपचाप सब कुछ सह लूंगी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने उसी समय अपने वकील को फोन किया और उनसे मिलने चला गया। वहां पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताई और मेरा भेजा हुआ लीगल नोटिस उनके सामने रख दिया। उनके वकील ने नोटिस को ध्यान से पढ़ा और फिर उनसे कहा कि अगर इस केस का ठीक से जवाब देना है तो सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी के सारे कागज, बैंक की जानकारी और बाकी जरूरी पेपर दिखाओ। बिना सब कुछ देखे मैं कोई जवाब तैयार नहीं कर सकता। इसके बाद राज ने अपने पास रखे सारे कागज इकट्ठे किए और अपने वकील को दिए। कुछ दिनों बाद उनकी तरफ से नोटिस का जवाब हमारे वकील के पास आया, लेकिन उनसे कोई हल नहीं निकला। दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े रहे। तब मेरे फैमिली वकील संजय ने कहा कि अब कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने तुरंत केस फाइल कर दिया। कुछ दिनों बाद कोर्ट की पहली तारीख आ गई। उस दिन मैं सुबह से ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंच गई। दूसरी तरफ राज भी अपने वकील के साथ वहां मौजूद था। थोड़ी देर बाद जज साहब आए। सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मेरे वकील ने जज साहब के सामने कहा कि हमारी तरफ से ये कहना है कि प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ कागजों पर धोखे से साइन करवाए गए हैं और बाद में उन्हीं कागजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए पूरे मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ राज के वकील ने कहा कि उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो भी अपने सबूत कोर्ट के सामने रखेंगे। जज साहब ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि इस केस में जो भी फैसला होगा वो सिर्फ सबूत देखकर होगा, किसी की बात मानकर नहीं। इसके बाद दोनों पक्षों को अपने अपने कागज, बैंक के रिकॉर्ड, मैसेज कॉल रिकॉर्ड और बाकी सबूत जमा करने का समय दिया गया। सुनवाई आगे की तारीख पर चली गई। अगली तारीख से पहले मैंने फिर अपने वकील संजय से मिलने गई। इस बार मैंने अपने साथ वो वीडियो भी लेकर गई थी जो मैंने खुद राज के घर जाकर रिकॉर्ड करके लाई थी। मैंने उन्हें वो पूरा वीडियो दिखाया जिसमें घर के अंदर हुए बदलाव, मेरी शादी की तस्वीर हटाकर दूसरी तस्वीर लगाना और बाकी सारी चीजें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है ये वीडियो मेरे पक्ष को मजबूत कर सकता है। उन्होंने ये वीडियो ध्यान से देखा और उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। फिर उन्होंने कहा अगर कोर्ट इसे मंजूर करेगी तो हम इसे सबूत के तौर पर जरूर दिखाएंगे। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि हमारी पुरानी नौकरानी सुषमा भी इस केस में बहुत जरूरी गवाह है, क्योंकि उसने घर से कई ऐसी बातें अपनी आंखों से देखी है। उसने राज और उसकी माँ की बातें भी सुनी हैं और वो बता सकती है कि मेरे साथ घर में कैसा व्यवहार किया जाता था। मेरे वकील ने सुषमा से भी लंबी बात की और उसका पूरा बयान तैयार किया। उन्होंने उसे समझाया कि कोर्ट में सिर्फ वही बात कहना जो तुमने अपनी आंखों से देखी है या अपने कानों से सुनी है। उसके बाद उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी से जुड़े सारे सरकारी रिकॉर्ड निकलवाने शुरू किए। जमीन के कागज का नाम बदलने की जुड़े रिकॉर्ड और बाकी जरूरी पेपर मंगवाए गए। जब उन सब की जांच हुई तो कई ऐसी बातें सामने आई जिनसे पता चला कि मेरी जानकारी के बिना प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में बदलाव करने की कोशिश हुई थी। मेरे वकील ने उन सभी कागजों की कॉपी निकलवाई और एक एक चीज को ध्यान से देखा। इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि राज उसी प्रॉपर्टी के भरोसे करोड़ों की एक फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी कर रहा था। ये बात जानने के बाद मेरे वकील ने उस फैक्ट्री से जुड़ी भी जरूरी रिकॉर्ड निकलवाने शुरू कर दिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें भी कोर्ट में दिखाया जा सके। धीरे धीरे हमारे पास कई ऐसे कागज और जानकारियां आ गई जो मेरे पक्ष को मजबूत कर रही थी। फिर आखिरकार दूसरी तारीख भी आ गई। उस दिन मैं पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ कोर्ट पहुंची, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि सच धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू हुई। मेरे वकील एक एक करके सारे कागज जज के सामने रखते गए। उन्होंने बैंक की जानकारी दिखाई, जरूरी दस्तावेज दिखाएं और फिर कहा कि अब हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो मेरी मोबाइल के खुद रिकॉर्ड किया है। जब साहब की इजाज़त मिलने के बाद कोर्ट में वो वीडियो चलाया गया। पूरा कोर्ट रूम चुपचाप स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे जाने के बाद घर में क्या क्या बदल चुका था। मेरी शादी की तस्वीर हटाकर दूसरी तस्वीर लगा दी गई थी। मेरे कमरे में मेरा कोई सामान नहीं था और हर जगह रिया की चीज़ें रखी हुई थी। वीडियो खत्म होने के बाद मेरे वकील ने कहा कि ये वीडियो सिर्फ घर की हालत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि मेरे क्लाइंट को किस तरह उसकी जगह से पूरी तरह हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद
सुषमा को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने जज के सामने हाथ जोड़कर सच बोलने की बात कही और फिर एक एक करके सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि राज और रिया काफी समय से एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार राज मेरे बारे में गलत बातें करता था और घर में मेरे खिलाफ बातें होती थी। उसने जितनी बातें खुद देखी थी वही कोर्ट में बताई। उसके बाद मुझे गवाही के लिए बुलाया गया। मैं धीरे धीरे आगे आई और जज साहब के सामने खड़ी हो गई। मेरे वकील ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैंने हर सवाल का जवाब सच सच दिया। फिर मैंने जज साहब की तरफ देखकर कहा कि मेरा और राज का आज तक कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ से तलाक के पेपर पर साइन करके मेरे पास जरूर भेजे थे, लेकिन मैंने उस पर कभी साइन नहीं किए क्योंकि मैं पहले सच जानना चाहती थी और बिना समझे कोई फैसला नहीं कर लेना चाहती थी। इसीलिए आज भी हमारा तलाक पूरा नहीं हुआ है। मैंने आगे कहा कि जब तक तलाक पूरा नहीं हुआ तब तक राज का दूसरी शादी करना कानून के खिलाफ है। मेरी बात सुनकर पूरे कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राज का चेहरा उतर चुका था और बार बार अपने वकील की तरफ देखने लगा। जज साहब ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मेरे वकील से कुछ सवाल पूछा और राज के वकील से भी जवाब मांगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो कागज और बातें कोर्ट के सामने आई है उनकी ठीक से जांच की जाएगी और दोनों पक्षों को आगे भी पूरा मौका दिया जाएगा कि अगर उनके पास कोई और सबूत है तो वो अगली तारीख पर पेश कर सके। इतना कहकर उस दिन की सुनवाई खत्म कर दी गई। लेकिन जब मैं कोर्ट से बाहर निकली तो पहली बार मुझे ऐसा लगा मेरी आवाज़ सच में सुनी गई है और मुझे पूरा भरोसा हुआ कि देर चाहे जितनी भी लगे लेकिन एक दिन सच जरूर जीतेगी और जिसने मेरे भरोसे के साथ धोखा किया उसे अपने हर गलत काम का जवाब कानून के सामने देना ही पड़ेगा। कुछ समय के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज कोर्ट की तीसरी और आखिरी तारीख थी। आज इस पूरे मामले का फैसला होना था। मैं सुबह जल्दी तैयार होकर अपने फैमिली वकील संजय के साथ कोर्ट पहुंची। दूसरी तरफ राज, रिया और उसकी माँ और उसका वकील भी पहले ही मौजूद था। उन तीनों के चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें भी अब समझ आ चुका था कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। थोड़ी देर के बाद जज साहब कोर्ट में आया और सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने केस की फाइल देखी और फिर दोनों पक्षों के वकीलों से आखिरी बार पूछा अगर किसी के पास कोई नया सबूत या गवाह है तो वो अभी पेश कर सकता है। मेरे वकील ने कहा कि हमारी तरफ से जितने भी जरूरी सबूत थे वो पहले ही कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। इसके बाद जज साहब ने राज के वकील की तरफ देखा और कहा कि पायल की तरफ से वीडियो गवाह, बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और बाकी सभी सबूत कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। कि आपके पास इनके जवाब में कोई ऐसा सबूत है जिनसे ये साबित हो सके कि आपके वकील ने कोई गलत काम नहीं किया है? ये सुनकर राज का वकील कुछ पल तक चुप रहा। उसने अपनी फाइल के पन्ने पलटे लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार उसने सर झुकाकर कहा कि नहीं जज साहब, हमारे पास इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही पूरे कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया। राज ने घबराकर अपने वकील की तरफ देखा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जज साहब ने कुछ देर तक पूरी फाइल दोबारा देखी और फिर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज, गवाह, वीडियो और बाकी सबूत पेश किए गए हैं उन्हें देखने के बाद ये साफ होता है कि पायल के साथ धोखा किया गया है। उनकी जानकारी के बिना प्रॉपर्टी से जुड़े कागजों का गलत इस्तेमाल किया गया है और बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचकर उनसे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया गया है। इसीलिए कोर्ट ये आदेश देती है कि कानून के अनुसार पायल को उसकी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में पूरा न्याय दिया जाए। अगर उसकी किसी भी तरह की आर्थिक हानि हुई है तो कानून के अनुसार उसकी भरपाई की जाए और जो भी जरूरी कानूनी कार्रवाई हो। इसके बाद जज साहब ने राज की तरफ देखा। उस समय राज की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जज साहब ने कहा कि राज, तुमने अपनी पत्नी के भरोसों का गलत फायदा उठाया है। तुमने उसे धोखे में रखकर उसके साइन किए, उसकी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया, उसे मानसिक रूप से परेशान किया और अपने फायदे के लिए उनकी मेहनत और उनके भरोसे दोनों का गलत फायदा उठाया। कोर्ट के सामने जो सबूत आए हैं उनके आधार पर तुम्हारे खिलाफ लगे आरोप साबित होते हैं। इसीलिए कोर्ट तुम्हें तुम्हारे खिलाफ साबित हुए अपराधों के लिए 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। इतना सुनते ही राज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद आखिरी समय तक उम्मीद थी कि किसी तरह वो बच जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जज साहब ने रिया की तरफ देखा और कहा कि कोर्ट के सामने आए सबूतों से ये भी साफ होता है कि तुम इस पूरे मामले की जानकारी रखती थी और राज का साथ दे रही थी। इसलिए तुम्हारे खिलाफ जो
आरोप साबित हुए हैं उनके लिए कोर्ट तुम्हें 3 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। रिया ये सुनते ही रोने लगी, लेकिन अब किसी के आंसू से फैसला बदलने वाला नहीं था। इसके बाद जज साहब ने राज की मां की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे खिलाफ भी ऐसे सबूत पेश किए गए हैं जिससे ये साबित होता है कि तुम्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी और तुमने भी अपनी इस साजिश में उसका साथ दिया है। इसीलिए कोर्ट तुम्हें भी तुम्हारे खिलाफ साबित हुए अपराधों के लिए 3 साल की जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राज, उसकी मां, रिया, तीनों के चेहरे के रंग उतर चुके थे। वो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कई महीनों से मैं जिस इंसाफ का इंतजार कर रही थी वो आखिर मुझे मिल गया था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर रखा हुआ बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं ऊपर वालों का शुक्रिया अदा कर रही थी कि आखिर सच की जीत हुई। कोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपने वकील संजय का धन्यवाद किया। अगर उन्होंने पूरे मन से मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी इंसाफ तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जीत हमेशा सच की होती है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस दिन मैं पहली बार पूरे सुकून के साथ घर लौटी। कई महीनों से मेरे अंदर जो डर, तनाव और बेचैनी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके बाद मैंने अपना पूरा समय अपने डैड के साथ बिताना शुरू कर दिया। मैं समय पर उन्हें दवाइयाँ देती, उनके खाने का पूरा ध्यान रखती, डॉक्टर की हर सलाह मानने के लिए कहती और कोशिश करती कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव ना हो। धीरे धीरे उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर होने लगी। उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई। जब डॉक्टर ने उनकी दोबारा जांच की तो उन्होंने भी कहा कि अब उनकी सेहत पहले से काफ़ी अच्छी है और अगर इसी तरह ध्यान रखा गया तो वो बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे डैड की मुस्कान थी। मुझे अपनी नौकरी से कुछ समय की छुट्टी मिली हुई थी, लेकिन जब घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी तब मैंने अपनी एयरलाइन से दोबारा संपर्क किया और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख तय कर ली। तय दिन में फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एयरपोर्ट पे पहुंची। वहां अपनी पूरी टीम के साथ फ्लाइट से पहले की जरूरी मीटिंग की, मौसम की जानकारी ली, फ्लाइट से जुड़ी सभी जरूरी जांच की पूरी की गई और फिर कई महीनों बाद दोबारा कॉकपिट में जाकर अपनी पहली उड़ान भरी। जैसे ही विमान आसमान में उड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी एक बार फिर नई शुरुआत कर रही हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद मैंने पहले की तरह पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करना शुरू किया। उधर मेरे डैड भी अब पहले से काफ़ी मजबूत महसूस कर रहे थे। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखा, समय पे दवाइयाँ ली और काम का तनाव कम कर दिया। जब उनकी तबीयत पूरी तरह संभल गई तो उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी फिर से अपने हाथों में ले ली। वो रोज ऑफिस जाने लगे, अपनी टीम और मैनेजर के साथ मीटिंग करते हुए नए प्रोजेक्ट की जानकारी लेते, पुराने रुके हुए काम पूरे करवाते और पहले की तरह पूरे बिजनेस को संभालने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी कंपनी फिर से पहले की तरह अच्छी चलने लगी और उनके चेहरे पर भी वही पुरानी मुस्कान लौट आई जिसे देखकर मेरे दिल को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अब मैं अपने डैड के साथ उसी घर में रह रही हूँ। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। अब हमारी ज़िंदगी में पहले जैसा डर नहीं बल्कि सुकून है। मैं अपने काम पर पूरी मेहनत से ध्यान देती हूँ और बाकी समय अपने डैड के साथ बिताती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उस धोखे ने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बना दिया। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो लगता है जैसे वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बुरा सपना था जो कि आखिरकार खत्म हो गया। उस पूरे सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने हक के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज ऊपर वालों की दया से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे डैड स्वस्थ है, मैं अपनी नौकरी भी कर रही हूँ और सुकून से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत और सच का साथ नहीं छोड़ता तो एक दिन उसे उसका इंसाफ और उसकी खुशियाँ दोनों जरूर मिलती है। धोखा, अन्याय और अत्याचार के सामने चुप रहना समाधान नहीं। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का साहस रखना चाहिए। याद रखिए, हिम्मत, सच और कानून का साथ हो तो देर हो सकती है लेकिन इंसाफ जरूर मिलती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और समाज को जागरूक करने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और सच्चाई और प्रेरित कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरणा देती है। धन्यवाद।